हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। और इस विषय का ये सेकंड पेपर है जिसका सेकंड चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक तथा जैविकीय कारक। इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है जिसमें दूसरा पॉइंट है जनसंख्या की बनावट एवं सामाजिक परिवर्तन। मतलब जनसंख्या की बनावट के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनका समाज में सामाजिक परिवर्तन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। जैसे आयु, यदि किसी देश में वृद्ध लोगों की तुलना में बच्चे और युवक अधिक हैं तो वहाँ पर परिवर्तन को शीघ्र ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे अधिक आयु के लोगों की अधिक संख्या अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर सैनिक दृष्टि से वो समाज कमज़ोर होता है। युवा लोगों की अधिकता होने पर वो देश और समाज नवीन आविष्कार करने में सक्षम होगा। जब युवा लोग ज़्यादा होंगे तो और वहाँ के लोगों की कार्यशक्ति अधिक होगी। और अगर वृद्ध लोग कम हैं तो वहाँ पर अनुभव की कमी रहेगी, अनुभवहीन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये इस तरीके से आयु के हिसाब से भी समाज में परिवर्तन आते हैं। लिंग में क्या है कि स्त्री और पुरुषों का अनुपात भी प्रभावित करता है सामाजिक परिवर्तन को। अगर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है तो सामाजिक स्थिति निम्न होगी और वहाँ पर बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन होगा। और दूसरी तरफ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अगर अधिक है तो वहाँ पर बहुपति प्रथा का प्रचलन होगा। इस तरीके से ऐसे समाजों में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऊंची होगी जहाँ पर स्त्रियां कम हैं। जिन समाजों में पुरुषों की अधिकता है वहाँ परिवार व समाज में पुरुषों का प्रभुत्व पाया जाएगा, वो अपनी चलाएंगे। जब किसी समाज के लिंग अनुपात में अंतर आता है तब भी उस समाज में परिवर्तन घटित होते रहते हैं। तीसरा है वैवाहिक स्तर। जब विवाह समाज की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है, स्त्री पुरुषों का वैवाहिक स्तर भी सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम है। जिन समाजों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है वहाँ बहुपत्नी प्रथा, और जिनमें स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है वहाँ बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार से बाल विवाह और विलंब विवाह की प्रथाएं भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके बाद आता है इसी में कि यदि किसी समाज में जनाधिक्य अधिक है तो उसके कुछ इस तरीके से सामाजिक परिणाम होंगे। जैसे परंपरा और रीति रिवाज पर प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी देश में अधिक जनसंख्या है तो वहाँ संतति निरोध, परिवार नियोजन और कानूनी रूप से गर्भपात को उचित ठहराया जाएगा। और सामाजिक समस्याएं भी होंगी उससे जनसंख्या अधिक होने पर, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, गंदी बस्तियाँ, चिकित्सा यातायात के साधन, मजदूरी की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं पनपेंगी। महंगाई, बीमारी, अकाल, दुर्घटनाएं भी होंगी ज़्यादा। और जीवन स्तर भी जनसंख्या अधिक होने से निम्न होगा। फिर है थर्ड, जनसंख्या व आर्थिक परिवर्तन। जनसंख्या के बढ़ने से या घटने से आर्थिक परिवर्तन भी होते हैं। जनसंख्या जब बढ़ती है तो देश में आर्थिक प्रगति अधिक होती है और जब जनसंख्या घटती है तो उतना आर्थिक विकास नहीं होता है। इसी तरीके से सामाजिक संगठन एवं जनसंख्या, जब किसी देश में जनसंख्या के घनत्व या आकार में वृद्धि होती है तो नगरीकरण बढ़ता है, विशेषीकरण, श्रम विभाजन में वृद्धि होती है और परिवार और विवाह के विभिन्न स्वरूप अस्तित्व में आते हैं। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार की रचना पर जनसंख्या की कमी और अधिकता का भी प्रभाव पड़ता है। राजनीति और जनसंख्या जब बढ़ती है तो राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। राजतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद आदि पर जनसंख्या के आकार का प्रभाव पड़ता है। किसी देश की जनसंख्या के बढ़ने पर उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। युद्ध एवं जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, अधिक जनसंख्या युद्धों को जन्म देती है। पिछले 2 महायुद्ध इसी बात के द्योतक हैं। क्रांति एवं जनसंख्या जब बढ़ती है
तो क्रांति भी आती है। जब देश में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होती है या ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, तो ये स्थिति क्रांति के लिए उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से या फिर बहुत ज़्यादा घटने से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की उथल पुथल होती है, और जब ये उथल पुथल होती है तो क्रांति आती है। जनसंख्या और वैचारिक परिवर्तन। जनसंख्या बढ़ने से विचारों में भी परिवर्तन आता है लोगों के। जब लोग एक दूसरे से संपर्क में आते हैं गतिशीलता होने के कारण, तो एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होते हैं और विचार भी, उनके मूल्य भी बदलते हैं, आदर्श भी बदलते हैं। सामाजिक प्रगति और जनसंख्या। जनसंख्या के बढ़ने से और घटने से समाज की प्रगति और समाज की अवनति भी इसी पर निर्भर करती है। समुचित सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, साहित्यिक, कलात्मक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि देश में संतुलित जनसंख्या हो। जब देश में संतुलित जनसंख्या होगी तभी जो है वो देश सभी रूपों में सही रहेगा। जनसंख्यात्मक कारकों के प्रभाव की समालोचना। अब इसमें समालोचना में ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जनसंख्या के जो कारक हैं, जनसंख्या का आकार, घनत्व, वितरण, जन्म मृत्युदर, वैवाहिक स्तर, गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जरूरी नहीं है। किंतु उन्हें सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब कि इन्हीं कारणों से जनसंख्या परिवर्तन होता है, ये जरूरी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने भी इन कारकों को प्रमुख निर्धारक नहीं माना है। भारत में भी 1947 की आज़ादी के बाद अनेक सामाजिक परिवर्तन आए, जिनका कारण प्रजातंत्र, औद्योगिकरण, पश्चिमी प्रभाव, यातायात के नवीन साधन, नवीन विचार आदि हैं, न कि मात्र जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद आता है कि जनसंख्या वृद्धि सदैव ही समाज के लिए हानिकारक नहीं होती है। जरूरी नहीं है जनसंख्या बढ़ रही है तो समाज के लिए हानिकारक हो, सदैव नहीं। कैसे? जैसे जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ देश के विकास में सहायक होगी जनसंख्या, और जहाँ जनसंख्या अधिक है और वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो हानिकारक होगी, देश के विकास की गति धीमी हो जाएगी। तो इस तरीके से जनसंख्यात्मक कारकों के प्रभाव की समालोचना हुई। अब आता है सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय कारक। जैविकीय कारक क्या कहलाते हैं? प्राणीशास्त्रीय जैविकीय कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता तथा वंशानुसंक्रमण से प्राप्त होते हैं, मतलब जो वंश से प्राप्त होते हैं। प्राणीशास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, योग्यता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारा कद, शारीरिक गठन, ये सारी चीज़ें वंशानुसंक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म दर और मृत्यु दर, औसत आयु आदि पर भी प्राणशास्त्रीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं औसत आयु में परिवर्तन होने पर समाज पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। जैसे किसी समाज में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ विधवाओं की वृद्धि हो जाएगी और विधवा विवाह की समस्या पैदा हो जाएगी, और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं बच्चों की शिक्षा दीक्षा, समाजीकरण भी उससे प्रभावित होगा। दुर्बल और कमजोर शारीरिक एवं मानसिक क्षमता वाले लोग आविष्कार एवं निर्माण का कार्य नहीं कर पाएंगे, अतः आविष्कारों के कारण होने वाले परिवर्तन नहीं होंगे, मतलब वहाँ पर आविष्कार नहीं हो पाएंगे। इसकी तुलना में योग व्यक्ति नवनिर्माण आविष्कार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। जहाँ पर योग व्यक्ति होंगे वहाँ आविष्कार भी होंगे और सामाजिक परिवर्तन एक पॉजिटिव दिशा में होंगे। किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ अधिक होने पर बहुपत्नी विवाह प्रथा और स्त्रियों की कमी होने पर बहुपति प्रथा, दोनों की समान होने पर एक विवाह प्रथा का प्रचलन होगा। अतः ये माना जाता है कि अंतर्जातीय और अंतर प्रजातीय विवाह से प्रतिभाशाली संतानें पैदा होती हैं जो आविष्कारों द्वारा नवीन परिवर्तन लाने में सक्षम होती हैं। प्रजातीय मिश्रण संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, नैतिकता को प्रभावित करता है। प्रजातीय मिश्रण मतलब एक जाति और दूसरी जाति में विवाह होना, या एक देश और दूसरे देश के लोगों का विवाह होना। डार्विन सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि जैविकीय कारण से ही समाज में परिवर्तन आते हैं।
पेरेटो का भी मत है कि जब किसी समाज में प्रजातीय एवं प्राणशास्त्रीय दृष्टि से लोग श्रेष्ठ होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है, और ऐसा ना होने पर समाज जो है वो अवनति करता है। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।